इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जो वाकई आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1, द मूविंग कॉफिन्स ऑफ बारबाडोस। ये घटना 19वीं सदी की शुरुआत में कैरिबियन सागर के द्वीप बारबाडोस में घटी थी। दरअसल बारबाडोस के ऑस्टिन में एक कब्रिस्तान है, क्राइस्ट चर्च पेरिस। 1724 में इस कब्रिस्तान के अंदर एक मकबरा बनाया गया। इस मकबरे के अंदर अमीर और प्रभावशाली लोगों के कॉफिन्स रखे जाते थे, लेकिन 1807 से लेकर 1819 के बीच इस मकबरे के अंदर बहुत कुछ रहस्यमय घट रहा था। दरअसल बात है 1812 की। थॉमस चेस नाम के एक आदमी का कॉफिन्स इसी मकबरे में रखा जाना था। जब मकबरे का गेट खोला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पहले से जितने भी कॉफिन्स पड़े थे वो सभी बिखरे हुए थे। यानी उन कॉफिन्सों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको उठाकर दीवार पर पटका हो। लेकिन लोग ये सोचकर हैरान थे कि मकबरा काफ़ी मजबूत है और मकबरे के गेट पर पत्थर की एक बड़ी स्लैब रखी जाती थी जो इतनी भारी होती थी कि उसको उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। खैर बाद में लोगों ने सोचा कि किसी व्यक्ति ने ये शरारत की होगी, इसीलिए बाद में लोगों ने कॉफिन्स को सही जगह पर रख दिया और गेट को बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ ही दिनों बाद जब मकबरे का गेट खोला गया तो सभी कॉफिन्स बिखरे हुए थे। इस घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मकबरे के अंदर हो क्या रहा है। यह घटना पूरे बारबाडोस में फेमस हो चुकी थी, इसीलिए बाद में वहां के गवर्नर लॉर्ड कॉमेरमेयर ने इस मामले की जांच की। सबसे पहले उन्होंने मकबरे को सील किया और मकबरे के दरवाजे पर पिघली हुई मोम डाली और उसके साथ एक आदमी को उस मकबरे का पहरेदार बना दिया। अब हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी जब कई महीनों बाद मकबरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर के सभी कॉफिन्स इसी तरह बिखरे हुए थे। इस घटना ने वहां के लोगों को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी हैरान करके रख दिया। खैर बाद में इस घटना की काफ़ी जांच हुई, लेकिन यह घटना आज भी अनसुलझी है। नंबर 2, जिकोकू जोशी यानी नरक की सजाओं के स्क्रॉल। दोस्तों ये तस्वीरें जापान के म्यूजियम में मौजूद है। इन तस्वीरों को 12वीं सदी के आसपास जापान में बनाया गया था। उस समय जापान के अंदर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। ये तस्वीरें बौद्ध धर्म के अनुसार ये दर्शाती है कि आदमी जब नरक में जाता है तो उसको क्या सजा मिलती है। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती है। अब हैरानी की बात तो यह है कि 12वीं सदी के आसपास दुनिया के किसी भी देश में ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें नहीं बनती थी, लेकिन जापान के अंदर राजा, भिक्षुओं और जनता को सही आचरण के लिए प्रेरित करने के लिए तस्वीरें बनाई गई थी ताकि लोग इन तस्वीरों को देखकर अपने कर्मों पर विचार करें। इन तस्वीरों के अनुसार झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों को उबलते तेल के कढ़ाई में डाला जाता है और जिन महिलाओं के संबंध कई पुरुषों से होते हैं उन्हें सांपों और कीड़ों से ढका हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा चोरों और हिंसक लोगों को तलवार से टुकड़ों में काटा जाता है और झूठ बोलने वालों या फिर चुगली करने वालों की जुबान खींचकर उस पर सुई चुभाई जाती है। इसके अलावा धन के लालच में हत्या करने वालों को जलती हुई धातु पर रखा जाता है। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन तस्वीरों को आज भी जापान के क्योटो, टोक्यो और नारा नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। नंबर 3, इस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर। डेक्स्टर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन उसकी बेबुनियादी योजनाएं और गलती से लिए गए फैसलों की वजह से वो असीम दौलत और प्रसिद्धि का कारण बन गया। डेक्स्टर एक गरीब आदमी था। उसने अच्छी पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन अमेरिकी क्रांति के बाद डेक्स्टर ने बहुत ही कम दाम पर सरकारी बॉन्ड्स खरीद लिए। दूसरे लोगों को लग रहा था कि शायद अमेरिकी सरकार बॉन्ड्स नहीं खरीदेगी, लेकिन बाद में अमेरिकी सरकार ने अच्छे दाम पर बॉन्ड्स को वापस खरीद लिया, जिसकी वजह से डेक्स्टर काफ़ी अमीर हो गया। अब क्योंकि डेक्स्टर एक गरीब आदमी था और वो अचानक अमीर हो गया, इसलिए दूसरे व्यापारियों को इस बात से तकलीफ होने लगी और वो व्यापारी डेक्स्टर को कुछ ऐसा व्यापार करने के लिए कहने लगे जिनसे डेक्स्टर का सारा पैसा खत्म हो जाए। जैसा कि वहाँ के व्यापारियों ने डेक्स्टर को कहा कि यदि वो अमेरिका से कहीं सारा कोयला वेस्ट इंडीज बेचेंगे तो वहाँ पर उनको काफ़ी फायदा होगा। दरअसल वेस्ट इंडीज वाला इलाका काफ़ी गर्म है और वहाँ पर कोयले की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए व्यापारियों ने सोचा
कि यदि डेक्स्टर ऐसा करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि डेक्स्टर ने जब अमेरिका से कोयला खरीदकर वेस्ट इंडीज भेजा तो वेस्ट इंडीज के लोगों ने कोयला खरीद लिया और डेक्स्टर को उसका काफ़ी फायदा हुआ। इसके अलावा कई सारे व्यापारियों ने डेक्स्टर को यह कहा कि वो कंघी, बाइबल्स और बर्फ़ जैसी चीज़ों को अफ्रीका भेजे। ये सभी डेक्स्टर को आइडिया लोग इसलिए दे रहे थे ताकि वो अपना सारा पैसा खत्म कर दे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब डेक्स्टर ने अफ्रीका में बाइबल्स भेजी तो वहाँ रहने वाले मिशनरियों ने उसे खरीद लिया, और जब अफ्रीका में बर्फ़ भेजी तो वहाँ के शराब व्यापारियों ने उसे खरीद लिया। और डेक्स्टर ने कई सारी कंघियाँ जब अफ्रीका में भेजी तो भी लोगों ने सभ्यता का हिस्सा मानकर उसे खरीद लिया। दरअसल अफ्रीका के लोग बाल छोटे रखते थे, इसलिए उन्हें कंघी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोगों ने जो भी व्यापार करने को कहा उसको डेक्स्टर ने किया, और उसकी किस्मत ने इतना साथ दिया कि उसको किसी भी चीज़ पर घाटा नहीं हुआ, बल्कि उसे मुनाफा ही मिला। डेक्स्टर के पास जब बहुत सारा पैसा आ गया तो उसने अपने घर को राजमहल की तरह बनवाया और घर के बाहर करीब 13 मूर्तियां बनवाई। उन 13 मूर्तियों में से एक मूर्ति डेक्स्टर की थी, जिसके ऊपर लिखा था, मैं पूर्व में भी प्रथम हूँ, पश्चिम में भी प्रथम हूँ और पश्चिमी दुनिया में सबसे महान दार्शनिक हूँ। खैर बाद में इस आदमी ने एक किताब भी लिखी, ए लेक्चर मास्टरपीस। जब लोगों ने यह किताब खरीदी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि डेक्स्टर ने इस किताब के अंदर कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया, यानी पूरी किताब में बिना रुके हुए वाक्य थे। जब लोगों ने इस किताब को लेकर डेक्स्टर को इसकी शिकायत की तो डेक्स्टर ने अगले संस्करण में सिर्फ विराम चिन्हों का एक पूरा पन्ना जोड़ दिया और साथ में कहा, जिसे जहां लगाना हो वो लगा ले। इसके अलावा एक बार डेक्स्टर ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। वो देखना चाहता था कि ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी मृत्यु पर रोएंगे। खैर बाद में डेक्स्टर को ये पता चला कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं रो रही है, इसलिए बाद में डेक्स्टर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पत्नी को छोड़ दिया। दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में लोगों की दो राय है। कहीं लोग कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं था, बस उसकी किस्मत ही उसका साथ देती थी। इसके अलावा कहीं लोग ये सोचते हैं कि वो काफ़ी बुद्धिमान था और वो काफ़ी चालाक था, लेकिन वो भोलेपन का नाटक करता था। वैसे आप डेक्स्टर के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर करना। नंबर 4, टावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों ये विश्व की सबसे विचित्र और कम चर्चित अंतिम संस्कार परंपराओं में से एक है, जो पारसी धर्म से जुड़ी हुई है। ये परंपरा ईरान और भारत में पाई जाती है। टावर ऑफ साइलेंस, जिसको पारसी भाषा में डखमा कहा जाता है, यह एक ऊंचा गोलाकार पत्थर का ढांचा होता है जो आमतौर पर एक ऊंची पहाड़ी या एकांत स्थान पर बनाया जाता है। इस टावर पर डेड बॉडीज रखी जाती है और बाद में गिद्ध आकर उस डेड बॉडी को खा जाते हैं। ये पारसी लोगों का अंतिम संस्कार करने का तरीका है। दरअसल पारसी धर्म 4 तत्व जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु को काफ़ी पवित्र मानते हैं। इसीलिए पारसी धर्म के अनुसार मृत शरीर को जलाना या दफनाना या पानी में बहाना अशुद्धिकरण माना जाता है। दोस्तों डकमा नाम के इस टावर के 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी चक्र होता है जिसमें महिलाओं के शव रखे जाते हैं, और मध्य चक्र में पुरुषों के शव रखे जाते हैं, और आंतरिक चक्र में बच्चों के शव रखे जाते हैं। इसके अलावा टावर के बीच में एक गहरा कुआं होता है जिसमें हड्डियां गिराई जाती है, और समय के साथ वे धूप और हवा से नष्ट हो जाती है। पारसी धर्म के अनुसार शव को प्रगति के हवाले कर देना गिद्धों के माध्यम से यह एक इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार है। लेकिन दोस्तों 90 के दशक के बाद गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये परंपरा अब संकट में है। हमारे भारत के मुंबई में मलाबार हिल है, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध टावर ऑफ साइलेंस है। इस जगह पर आम लोग नहीं जा सकते, लेकिन भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा गिद्ध नहीं आते, जिसकी वजह से पारसी धर्म के लोग अपनी परंपरा को नहीं निभा पा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।